बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आज का दिन इंपॉर्टेंट है, लेकिन रात गए एक अजीबोगरीब कार्रवाई पड़ गई है आज़ाद कश्मीर में और किसी को समझ नहीं आ रही कौन हारा कौन जीता, हुआ क्या। जो स्पीकर थे आज़ाद कश्मीर के, उन्होंने आज़ाद हैसियत में इंतखाब लड़ा और उन्हें 48 वोट पड़ गए 52 में से। यानी आज़ाद कश्मीर के स्पीकर थे चौधरी अनवारुल हक साहब। उन्होंने वज़ीर आज़म का इंतखाब लड़ लिया, आज़ाद हैसियत में लड़ लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार भी उनके मुकाबले में नहीं आया, पीपल्स पार्टी का भी नहीं आया और PMLN का भी नहीं आया, कोई और फॉरवर्ड ब्लॉक में से बंदा भी नहीं आया और उन्हें 48 वोट पड़ गए। सिर्फ PTI के 2 वोट नहीं पड़े और 2 वोट मज़ीद नहीं पड़े। पीपल्स पार्टी ने अपने सारे वोट डाल दिए, PTI के 29 वोट उन्हें पड़ गए और PMLN ने अपने 7 के 7 वोट डाल दिए। ये क्या जादू हुआ। सारी पॉलिटिकल पार्टीज इसको अपनी जीत कह रही हैं। यानी इमरान खान साहब की पार्टी जो है, उसके कुछ लोगों ने कहा कि हमारा उम्मीदवार था, वो जीत गया है, इमरान खान साहब ने उसको नामजद किया था। लेकिन उस उम्मीदवार ने जाकर जब इलेक्शन लड़ा तो उसने आज़ाद हैसियत में लड़ा। उसने इलेक्शन इस तरह नहीं लड़ा कि वो इलेक्शन लड़ने के लिए PTI का उम्मीदवार बनकर जाता। उसने आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा। इसकी वजह से बाकी फॉरवर्ड ब्लॉक, पीपल्स पार्टी, PMLN सारे उधर ही आ गए। एक्चुअली ये उम्मीदवार है क्या, इसका बैकग्राउंड क्या है, यहाँ से आपको कुछ समझने में आसानी रहेगी। मेरे पास कोई डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन तो थी नहीं। बशारत राजा साहब हैं जर्नलिस्ट, उन्होंने इसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन दी है। उन्होंने अपनी ट्वीट में लिखा, क्योंकि वो खुद भी एक कश्मीरी हैं, उनकी दिलचस्पी भी है वहाँ पे, तो उन्होंने लिखा कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक का भाई लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अकरामुल हक कोर कमांडर गुजरांवाला रहा है और जनरल बाजवा, जनरल अशफाक, जनरल रमदे और जनरल अकरामुल हक, ये वो फहरिस्त थी जिसमें से चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बनना था। यानी ये जो इनका भाई है, मौजूदा आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म का अनवारुल हक का जो भाई है, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर अकरामुल हक, वो कोर कमांडर गुजरांवाला था और वो उस फहरिस्त के अंदर शामिल था जिसमें से एक जनरल को आर्मी चीफ बनना था। तो उस वक्त जनरल बाजवा को आर्मी चीफ नवाज शरीफ साहब ने बना दिया था। अनवारुल हक किस तरफ से आया है इस मामले में वो कहते हैं जी समझ जाएं। इसमें एक जो स्टेटमेंट है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो सरदार तनवीर इलियास जो साबिक वज़ीर आज़म है, जिन्हें फ़ारिग किया गया आज़ाद कश्मीर से, उन्होंने दिया है। तनवीर इलियास साहब का प्रॉब्लम ये था कि वो एस्टेब्लिशमेंट की कुछ बातें नहीं मान रहे थे और वो इमरान खान साहब का साथ भी दे रहे थे। उन्हें कुछ मौक़ों पर कुछ करने के लिए कहा गया और उन्होंने वो बात नहीं मानी, तो इस सूरत में उनका निकलना तो फिर बनता था। लेकिन उनके निकलने के बाद एक ऐसा आदमी आ जाएगा जो पीपल्स पार्टी, PMLN और PTI का मुश्तरका उम्मीदवार होगा और आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेगा। ये बात कुछ समझ नहीं आ रही। इसमें इमरान खान साहब को भी बहुत सारे जवाब देने पड़ेंगे, बाकी लोगों को भी देने पड़ेंगे, लेकिन अभी पहले हमें देखना होगा जब एतमाद का वोट हासिल किया जाएगा। सरदार तनवीर इलियास साहब का ये कहना है कि ये जो नए वज़ीर आज़म बने हैं, इन्होंने जाके एस्टेब्लिशमेंट को ये कहा कि मैं फॉरवर्ड ब्लॉक बनाता हूँ, आप पीपल्स पार्टी और PMLN का वोट मुझे पढ़वा दें। उन्होंने कहा जी ठीक है, और वैसे भी इनका एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुक़ है। और जाकर इमरान खान को ये कहा कि जी मैं एक ऐसा आदमी हूँ जो आपकी PTI से भी वोट ले सकता हूं और कामयाबी भी हासिल कर सकता हूं, तो आप मेरे लिए अपनी पार्टी के लोगों को कहें कि मुझे वोट डाल दें और मैं आप ही की पार्टी का आदमी हूं। तो दोनों तरफ गेम करने के बाद उन्होंने ये वोट ले लिए हैं, लेकिन एतमाद के वोट के बाद और इमरान खान साहब के मौक़िफ़ के बाद आने वाले दिनों में इनके तर्ज़ अमल से भी पता चलेगा कि एक्चुअली जीता कौन है, हारा कौन है और किसने अपने मौक़िफ़ के ऊपर तब्दीली ली है। पहली जो तकरीर की है नए वज़ीर आज़म ने, तो PDM का भी शुक्रिया अदा किया और PTI का भी शुक्रिया अदा किया। PTI के 29 वोट पड़ गए हैं, वैसे 27 वोटों पे वैसे ही वज़ीर आज़म बन जाता है। ऐसी सूरत में उन्हें पीपल्स पार्टी और PMLN के वोटों की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन उस सूरत में होना ये था कि पीपल्स पार्टी और PMLN ने जब वोट नहीं डालने थे तो उन्होंने 3-4 वोट और साइड पर कर देने थे, जिनके साथ थोड़ी नेगोशिएशंस चल रही थी या जिनके साथ गेम की गई थी, और फिर एस्टेब्लिशमेंट ने भी काबू नहीं आना था। अब कहा जा रहा है कि ये एस्टेब्लिशमेंट का खेल है और उन्होंने अपना बंदा जो है वो बीच में लाकर उसको जितवा दिया है और इमरान खान साहब ने गालिबन इसलिए कंप्रोमाइज़ कर लिया है कि पीपल्स पार्टी और PMLN का बंदा नहीं आना चाहिए, तो कोई ऐसा बंदा आ जाए जो काबिल कबूल तो हो कम से कम। ये आप ऐसे समझ लें कि जनरल बाजवा परवेज़ इलाही को वज़ीर आला पंजाब बनाना चाहते थे बहुत पहले से, लेकिन इमरान खान साहब नहीं बनने दे रहे थे। फिर हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब ना बन जाए, इस खौफ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने परवेज़ इलाही को वज़ीर आला पंजाब बना दिया था। तो इस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक ऐसी सिचुएशन आ गई थी जिसमें वो मुश्किलात से बच भी गए थे। उनको 25 मई जैसी सूरत हाल का सामना भी नहीं करना पड़ रहा था
और एक वज़ीर आला भी ऐसी शख्सियत बन गई थी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तो नहीं थी लेकिन काबिल कबूल थी। अब ये जो खेल हुआ है इसका पता चलेगा एतमाद का वोट लेने के बाद, पता चलेगा कि एक्चुअली ये किसका उम्मीदवार था और ये किस तरह जीता है। इमरान खान साहब का स्टेटमेंट आएगा तो फिर आगे बढ़ेगा मामला, वो बाद में देखते हैं। लेकिन आज अहम दिन है, वो इसलिए कि सियासी जमातों के लोगों को आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तलब किया हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक बात बड़ी क्लियरली की थी और वो बात मैं इस वीलॉग में दोबारा से दोहरा देता हूँ। ये बहुत अहम बात है। वो ये कहा था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, जो तहरीरी हुक्मनामा है उसके अंदर, कि मुज़ाकरात का मौका देने का मतलब ये नहीं है कि 14 मई को इंतखाबात करवाने का हुक्म ख़त्म हो गया। तो अब होगा क्या? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इंसिस्ट करेगी कि आप सारे आईने पाकिस्तान के मुताबिक 90 दिन वाली शर्त के मुताबिक इंतखाबात में जाएं और हमने जो फैसला किया है वो फैसला अटल है। लेकिन अगर आप लोग किसी नतीजे पर पहुंच जाते हैं तो जल्द अज जल्द फैसला कीजिए ताकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस पे किसी नतीजे पर पहुंच सके। अब होगा क्या? पीडीएम की जमातें चाहेंगी कि टाइम गेन किया जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहेगी कि जल्दी किया जाए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी इसको डिले में नहीं डालना चाहेगी क्योंकि ईद की 5 छुट्टियां आ रही हैं और अगर ईद की 5 छुट्टियां आ जाती हैं तो ऐसी सूरत में फिर इलेक्शन 14 मई को करवाना मुमकिन नहीं रहेगा फंड्स के बगैर। तो होने क्या जा रहा है, जो मेरी असेसमेंट है बतौर कानून के तालिबे इल्म के और कुछ जो कानून को जानने वाले लोग हैं उनसे मैंने बातचीत की है, तो जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है वो क्या कह रही है मैं आपको पहले बता देता हूं। अदालत कहेगी या तो 90 रोज़ के अंदर आप इलेक्शन में जाएं। 90 रोज़ के अंदर जाने का मतलब यही है कि 14 मई को चले जाएं। टेक्निकल रीज़न से थोड़ा सा आगे जाना पड़ रहा है, रमज़ान था और बाद में इन्होंने कुछ रखना डाल दिया बीच में, 14 मई नहीं तो 21 मई। तो अदालत ये कहेगी कि आप 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन में जाएं या फिर आप फौरन आपस में मुशावरत करें। अब वो चाहेंगे कि वक्त दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो वक्त देने से गुरेज करेगी, लेकिन अगर कंसेंसस हो गया और सब ने कहा कि वक्त दे दिया जाए तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कंडीशनल वक्त देगी। वो ये कहेगी या तो आप किसी नतीजे पर पहुंच के इंतखाबात की तारीख का ऐलान करें और आप बताएं कि पाकिस्तान पूरे के अंदर आप सब किस तारीख को इंतखाबात करवाएंगे और क्या सारी पॉलिटिकल पार्टीज का कंसेंसस हो गया है और इस दौरान में जो निगरान हुकूमत है उसका स्टेटस क्या रहेगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सबको मौका देगी कि आप आपस में बातचीत कर लें और अगर आपकी बातचीत कामयाब नहीं होती तो फिर आपको आईने पाकिस्तान के मुताबिक किसी नतीजे पर ना पहुंचने की वजह से 14 मई को नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा 21 मई को आपको इंतखाबात के अंदर जाना पड़ेगा और मुज़ाकरात में नाकामी की सूरत में हुकूमत पाकिस्तान को फंड्स जमा करवाने होंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये कह दे कि हुकूमत पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फंड्स जमा करवा दे और मुज़ाकरात में चली जाए। ये फंड्स उनके पास पड़े रहेंगे, जब भी इलेक्शन होगा ये फंड्स इस्तेमाल हो जाएंगे। अब ये जो चीज़ें हैं ये बड़ी इंटरेस्टिंग है और मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा आगे मामला जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाहेगी कि अगर पूरे पाकिस्तान में इंतखाबात एक साथ करवाने हैं तो अगस्त के अंदर तक इलेक्शन हो जाएं, जुलाई में या अगस्त में इंतखाबात हो जाने चाहिए। यानी पिछले इलेक्शन भी जुलाई में हुए थे तो जुलाई के महीने में इंतखाबात हो जाएं या अगस्त के महीने में इंतखाबात हो जाएं, इससे आगे नहीं जाने चाहिए। क्योंकि अगर सितंबर में इंतखाबात चले गए तो पीटीआई नहीं चाहेगी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जिन्होंने इंतखाबात के लिए गारंटी ली है उनके ओहदे की मुद्दत ख़त्म हो जाए और एक नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आ जाएं। जस्टिस काजी फायद ईसा के बारे में आप कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, कोई भी चीज़ का आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, वो कोई भी फैसला कर सकते हैं, कोई पता नहीं उनका। और काजी फायद ईसा साहब की एक राय पहले से मौजूद है इन चीज़ों को लेकर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में वो अमूमी तौर पे नेगेटिव सोचते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ को वो पसंद नहीं फरमाते। तो ऐसी सूरत हाल में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीतने जा रही होगी तो तहरीक इंसाफ को इस बात की बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि काजी फायद ईसा साहब फिर उस वक्त इलेक्शन के लिए उसी तरह से आईने पाकिस्तान के मुताबिक आगे बढ़ने का कहेंगे जैसे इस वक्त के चीफ जस्टिस कह रहे हैं। लिहाजा पीटीआई ये चाहेगी कि सितंबर से पहले इलेक्शन हो जाएं कि इससे पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तब्दील हों। हालांकि चीफ जस्टिस का सिर्फ इतना किरदार है कि इलेक्शन हो जाएं, बाकी इलेक्शन करवाने इलेक्शन कमीशन ने है, सिक्योरिटी देनी है सिक्योरिटी के इदारों ने, फंड्स देने हैं मौजूदा गवर्नमेंट ने और निगरान हुकूमतों ने जिम्मेदारी लेनी है इलेक्शन करवाने की।
वो सारा निज़ाम जो है वो पीडीएम के बहुत अच्छी तरह कंट्रोल में अभी भी है और आइंदा भी होगा, इस बात को आप अच्छी तरह समझते हैं। पीडीएम ये चाहेगी कि कुछ भी करके इंतखाबात डिले किए जाएं और सितंबर का टाइम आ जाए और मिड ऑफ सितंबर के बाद इलेक्शन हो, जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तब्दील हो गए हों, तो उस वक्त कोई भी बहाना बनाकर वो एक मरतबा फिर इलेक्शन को ताखीर में डाल सकते हैं या निगरान हुकूमत का टेन्योर लंबा करने की कोशिश कर सकते हैं। अब मामला जो है वो यहां पे आकर रुकेगा आज के दिन में। तो सुप्रीम कोर्ट में एक इंतहाई अहम दिन है। देखना यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अभी तक तो वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से कानून और आइन की ज़ुबान में सबको समझा रहे हैं और सबको समझ भी आ रही है। हुकूमत जो है उसने भी थोड़े से होश के नाखून लिए हैं, लेकिन फजलुर रहमान साहब को बीच में अटकाया हुआ है कि आपने कहना है कि मुज़ाकरात नहीं करने, क्योंकि मुज़ाकरात करेंगे तो इलेक्शन में जाना पड़ेगा। अब इलेक्शन से भागते हैं 14 मई वाले से, तो फिर जुलाई और अगस्त में इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। और अगर 14 मई वाले इलेक्शन से नहीं भागते और वो ये कहते हैं कि 14 मई को करवा लें या 21 मई को करवा लें, फिर तो ठीक है, लेकिन अगर इससे भागना है और इससे बचना है तो जुलाई या अगस्त में करवाने पड़ेंगे। अभी दबाव ये आ रहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाएं, आगे गर्मी के अंदर लोड शेडिंग बहुत बुरी तरह आ रही है, पाकिस्तान की इकॉनमी को मजीद झटके लग रहे हैं। बाहर से पैसे आने के बावजूद जो ओवरऑल इकॉनमी की सूरत-ए-हाल है कि आप डिफॉल्ट ना कर जाएं, वो तो कंट्रोल हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान में महंगाई कम होने वाली नहीं है, आम आदमी की मुश्किलात कम होने वाली नहीं है। ऐसी सूरत-ए-हाल में इलेक्शन में 14 मई को जाएं या जुलाई में जाएं या अगस्त में जाएं या सितंबर से पहले पहले जाएं, तो बहुत शदीद मुश्किलात हैं। लिहाजा इलेक्शन में ना जाने के लिए एक ही तरीका है और उस तरीके तक इनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं जाने देगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सबसे बड़ी कामयाबी ये हो सकती है कि वो कुछ भी करके जस्टिस काजी फायद ईसा साहब के आने से पहले पूरे पाकिस्तान में एक साथ इंतखाबात करवा दे। मिसाल के तौर पे आप फर्ज करें कि अभी पंजाब के इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लड़ती है और केपी के इलेक्शन लड़ती है और ये इलेक्शन जीत जाती है, और जो बाकी इलेक्शन है पाकिस्तान के वो आते हैं अक्टूबर में जाके, तो उस वक्त जस्टिस काजी फायद ईसा साहब होंगे। वफाकी हुकूमत को अगर और लंबा करना होगा या इलेक्शन को डिले में डालना होगा, तो उस वक्त भी वो वाले इलेक्शन जो है उनको डिले में डाला जा सकता है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ 2 सूबों में बैठी रह जाएगी। लिहाजा इनकी सबसे बड़ी कामयाबी ये हो सकती है इमरान खान की कि ये नेगोशिएशंस के जरिए से एक ऐसा माहौल बना लें जिसमें फस्तायत ना हो, मार कुटाई ना हो, तशद्दुद ना हो, जुल्म ना हो। अभी आज एक और नौजवान गायब कर दिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इसका नाम है अताउर रहमान। ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया टीम के साथ ताल्लुक है, इसकी वीडियो भी आ गई है। लोग आते हैं, इसको उठाते हैं, ये बैठा हुआ था, खाना खा रहा था कुछ, इसको उठाते हैं, उठा के गाड़ी में डालते हैं, गाड़ी में डाल के ले जाते हैं। तो इस तरह से तो नौजवानों को अगवा किया जाता है। अब इस नौजवान को भी अगवा कर लिया गया है। तो इन सारी चीज़ों से अगर अवॉइड करते हुए इमरान खान साहब जुलाई में अगस्त में अगर इलेक्शन लेने में कामयाब हो जाते हैं तो ये उनकी बहुत बड़ी एक सियासी कामयाबी होगी जो उन्हें बहुत आगे तक ले जा सकती है। और अगर ये हो जाता है तो एक बात याद रखिएगा, इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो पहली जमात होगी और इमरान खान वो पहला आदमी होगा जिसको जब रजीम चेंज ऑपरेशन करके निकाला गया तो अगले ही इंतखाबात में वो वापस आ गया। आज तक पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि जिसको निकाला गया हो वो अगले इंतखाबात में वापस आ गया हो, क्योंकि फिर बंदोबस्त कर देती है एस्टेब्लिशमेंट। लेकिन इस मरतबा अवाम ने बंदोबस्त किया है। कुछ और खबरें हैं। एक तो खबर यह है कि जहां पे कचहरी में F8 कचहरी में इमरान खान साहब को बार बार पेश होने के लिए कहा जाता है वो कितनी खतरनाक है। वहां पे एक और शख्स को आज हथकड़ियों के अंदर उसको ले जाया जा रहा था और मुखालिफ ने आकर सर में गोली मार के उसे कत्ल कर दिया और वहां पे गिरफ्तारी भी दे दी। तो ये जो बल्कि पकड़ लिया पुलिस ने उसको, फिर उसने हाथ ऊपर कर दिए। तो ये इतनी खतरनाक और खौफनाक जगह है कि कोई भी हमलावर किसी भी तरफ से आकर हमला कर सकता है और इमरान खान ने इस बात को बार बार बताया है। लेकिन फिर भी पुलिस और इंतजामिया बज़िद थी कि इमरान खान को इसी जगह पर लाया जाए और बार बार लाया जाए। यहाँ नाज़रीन, इमरान खान साहब ने एक ट्वीट किया गुज़िश्ता रात और ये ट्वीट अगर आप पढ़ें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि एक्चुअली पाकिस्तान में क्या चल रहा है। उन्होंने कहा, जिस अंदाज में हमने एक बनाना रिपब्लिक का रूप धारा है जहाँ कानून की हुक्मरानी के बजाय महज जंगल का कानून ही राइज होता है, उसे देखकर अब वाज़े हो चला है कि मुल्क में खौफ और दहशत के राज की डोरियां पीडीएम नामी कठपुतलियों के हाथ में नहीं है, बल्कि उस कुव्वत के हाथ में है जो खुद को कानून से बालातर समझती है। यानी अब ये समझ लें आप, कई मरतबा मैं कह चुका हूं
कि इनकी क्या औकात है। एस्टेब्लिशमेंट बीच में से निकल जाए, इनको दिन में तारे दिखाए जा सकते हैं, लेकिन एक्चुअली डोरियां किसी और के हाथ में है, ताकतवर लोगों के हाथ में है, जो खुद को कानून से बालातर समझते हैं। हमारे लोग अगवा किए जाते हैं, जिन्हें बाद में जाली मुकदमों में जकड़ दिया जाता है। एक मुकदमे में जमानत मिलती है तो दूसरा मुकदमा सामने आ जाता है। 145 से जायद मुकदमात तो सिर्फ मुझ पर कायम है। झूठे पर्चों का एक सर्कस है जो लगाया गया है। मेरी बनी गाला की रिहाइशगाह के मुंतजिम, मेरे जमान पार्क के बावर्ची, सोशल मीडिया के हमारे जिम्मेदार अजहर मशवानी, वकास और मेरे सिक्योरिटी इंचार्ज इफ्तिखार घुम्मन वगैरह सबको अगवा किया गया है और सॉफ्टवेयर अपडेट की कोशिशों के तहत उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। अली अमीन को एक जाली मुकदमे में जमानत मिली तो एक और पर्चा निकल आया और अब तो एक और मुकदमा भी सामने आ चुका है, जिसके तहत पुलिस उसे लाहौर मुंतकिल कर रही है। रास्ते में नासादियत तबाह के बाइस अस्पताल मुंतकली के बावजूद तबीयत में बेहतरी और इस्तेकाम से पहले ही उसे अस्पताल से भी ले जाया गया है। मुल्क पूरी तरह फस्तायत के नरगे में है। इमरान खान साहब भी इशारा कर रहे हैं कि गेम किसी और के हाथ में है। इतना जुल्म जो है वो सियासी लोग नहीं कर सकते। हाँ, ये उसके आलाकार ज़रूर बने हुए हैं, ये उस जुल्म को जस्टिफाई ज़रूर कर रहे हैं, ये अपना मुंह ज़रूर काला कर रहे हैं, हालांकि करतूतें किसी और की हैं। एक और अजीब चीज़ मैं बोलूँ, कादर पटेल, उन्होंने बड़ी फूंफा दिखाई थी एक दिन पहले असेंबली के फ्लोर के ऊपर। एक सर्विंग ऑफिसर के प्रोटोकॉल को लेकर उन्होंने बड़ा रुला डाला था कि कैसे प्रोटोकॉल ले सकता है, हमें पीछे कर दिया, हम डर गए, हम परेशान हो गए। अब एक वीडियो आई है जिसके अंदर जनाब मादरत कर रहे हैं, बड़ा धीमा लहजा है, सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है। तो मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि 10,000 भी हो ना कादर पटेल, तो एक आज़म सवाती नहीं बन सकता। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।